हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी ए स्टूडेंट्स। सो आई होप यू आर ऑल हेल्दी एंड स्टडिंग वेल। तो आज जो है तो हम सभी को क्या पढ़ना है, तो पॉलिटिकल थ्योरी के टाइप्स पढ़ने हैं, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और उसके जो इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी की वो हमने कवर की थी। राजनीतिक सिद्धांत के जो है तो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। और आज जो है तो आज हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी के कितने प्रकार हैं एक तरह से माना जाए तो। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है राजनीतिक सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करते हुए थोड़ी सी देखेंगे कि इसके जो किस हिसाब से जो है तो पॉलिटिकल थ्योरी को बताया गया है यहाँ पर। तो पहला जो पॉइंट हमें बताया गया है, जो पहला प्रकार इसके बताया गया है वो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी मतलब एक तरह से इसका हिंदी मतलब जो होता है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी मतलब कि मानक राजनीति सिद्धांत, मानक राजनीतिक सिद्धांत हो गया नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। और ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, ये क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस पर जो तो फोकस करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट ऑट टू बी। This type is concerned with philosophical, ethical, moral questions about the ideal society, the nature of justice, how government should function. अब ये जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है इसमें कह रहा है कि ये जो मानक राजनीतिक सिद्धांत है, जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, ये इसमें क्या होना चाहिए, ये किस पर फोकस करता है। तो ये किस पर फोकस करता है कि व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए और किस तरह से एक समाज है ना होना चाहिए, आदर्श समाज होना चाहिए। इसमें मोरल क्वेश्चन भी पूछे जा मतलब कि होने चाहिए, मतलब कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए, इन सब के बारे में एक तरह से फिलोसफिकल मतलब कि दार्शनिक रूप से नैतिकता होनी चाहिए। और तो और इसमें जो है तो आचारिक प्रश्नों से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं मतलब कि मोरल क्वेश्चंस होने चाहिए। और ये फोकस इसमें मेन पॉलिटिकल थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, तो मानक राजनीतिक सिद्धांत में मेनली यही कहा गया है कि क्या होना चाहिए, मतलब समाज कैसा होना चाहिए, आदर्श कैसे करें, आदर्श पूर्वक समाज कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है ना, और सरकार को कैसा काम करना चाहिए, इन सब के बारे में जो है तो बताया गया है। और मेथोडोलॉजी मतलब कि सेकंड पॉइंट की बात करें, मतलब कि इसकी अब कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए। अभी तो हमने फोकस किया कि इसका केंद्र क्या होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें एक आदर्श समाज बनाना है, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो अच्छी होनी चाहिए, सरकार को कैसे काम करना चाहिए, इन सब के बारे में जो है तो नैतिकता, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब मेथोडोलॉजी मतलब होता है कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो इसमें जो तो फिलोसफिकल आर्गूमेंट्स होना चाहिए, मतलब कि दार्शनिक तर्क होने चाहिए। और तो और वैल्यू जजमेंट होनी चाहिए, मतलब कि कहा जाए तो मूल्य निर्णय, मतलब जो जजमेंट हो उसका एक वैल्यूबल चीज़ें सारी निकल के आएँ और क्या अच्छा हो। प्रेस्पेक्टिव स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज़ गुड और राइट, और यहाँ पे बताया गया है कि इसके बारे में जो है तो कैसा प्रेस्पेक्टिव स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब कहने का कि एक ऐसा निर्देश दिया जाए जो सही हो, है ना, गलत ना हो। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है कि इसकी कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए, दार्शनिक तर्क होने चाहिए, इसकी वैल्यूबल मतलब कि वैल्यू जजमेंट होना चाहिए, और क्या अच्छा और क्या बुरा है इसके बारे में भी हमें जो है तो समझना चाहिए। A theory that argues for the inherent rights and individual and how a just government should protect them. अब यहाँ पे बताया गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए हम देखें तो एक सिद्धांत, मान लीजिए एक सिद्धांत है जो इंसानों के मतलब अधिकारों के पक्ष में ही तर्क देता है, मतलब बोलता है, फैक्ट है, और ये बताता है कि ये जो है ये एकदम न्याय से भरा हुआ है, मतलब कि इंडिविजुअल एंड हाउ जस्ट शुड बी प्रोटेक्ट देम, मतलब कि ये एक न्यायपूर्ण सरकार को किस प्रकार की उनकी रक्षा करनी चाहिए। मान लीजिए एक ऐसा सिद्धांत हम कर दें, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। सो इमेजिन कोई ऐसा सिद्धांत है, जैसे क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं तो एक रूल बन जाता है कि मतलब पढ़ाते वक्त मान लीजिए बातें नहीं करनी है ना। तो एक सिद्धांत है कि जब हम बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे हमें फालतू बातें नहीं करनी है, तो एक सिद्धांत हो गया। तो यही बोला जाता है यहाँ पे भी कि ऐसे तर्क दें, ऐसे मतलब सिद्धांत रखें जो उनके लिए मतलब फ़ायदेमंद हो, उनके लिए न्यायपूर्ण हो, तभी ना वो बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें मतलब एज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ कि एक ऐसा सिद्धांत, अ थ्योरी दैट आर्ग्यू, एक ऐसा सिद्धांत जो इंसानों के लिए मतलब अच्छे अधिकारों के पक्ष में ही तर्क देता हो, और ये बताता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी न्यायपूर्ण सरकार जो है तो वो भी उस पर ध्यान देगी, तो अच्छी चीज़ें पब्लिक के साथ भी होगी, गवर्नमेंट के साथ भी होगी। तो यहीं पर यह बताया गया है। अब यहाँ पे फिर सेकंड थ्योरी हम जब देखते हैं वो है एम्पेरिकल थ्योरी। एम्पेरिकल थ्योरी मतलब एक तरह से कह सकते हैं, एम्पेरिकल मतलब कि अनुभव के आधार पर जो सिद्धांत दिए जाते हैं, है ना, वो है यहाँ पे। अभी तक हमने देखा था नॉर्मेटिव थ्योरी जिसमें ये बताया जाता था कि सरकार को कैसे कार्य करने चाहिए, है ना, उसके गोल्स वगैरह के बारे में। अब एम्पेरिकल थ्योरी जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो लिखा है कि इसका जो मुख्य केंद्र है एम्पेरिकल थ्योरी का, वो क्या है, फोकस है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो है फोकस। तो इस पर थोड़ा सा देखेंगे, चर्चा करेंगे। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे बताया गया है कि जो एम्पेरिकल थ्योरी है वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पे काम करती है। डाटा एंड एविडेंस टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन एक्चुअल पॉलिटिकल फिनोमेना एंड बिहेवियर्स, मतलब कहने का कि एम्पेरिकल थ्योरी एक तरह से अनुभव के आधार पर इसका सिद्धांत बनाया गया है।
ये जो सिद्धांत है ये वास्तविक जो मतलब कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये जो वास्तविक राजनीति जो होती है हमारी, उन घटनाओं पर जो घटनाएं होती हैं इन रियलिटी और व्यवहारों का वर्णन और एक तरह से एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में व्याख्या करती है, और उसका जो डेटा है और उसके जो एविडेंस है ना, उन सारी चीज़ों को निकालने की कोशिश करती है। मतलब ये कहने का कि ये काम कैसे करती है, तो ये काम करती है एक तरह से कहा जाए तो ये व्यवहारों पर वर्णन करती है, क्या चीज़ हो रही है, उसका क्या डेटा था, मतलब ऑब्जर्वेशन पे काम करती है, ऑब्जर्व करती है चीज़ों को। ये जो सिद्धांत है, जब कोई चीज़ राजनीति में होती है तो ये उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, फिर उसके बारे में डेटा निकालती है, नॉलेज निकालती है, एविडेंस निकालती है, उसके बारे में डिस्क्राइब करती है ना, पॉलिटिकल फिनोमेना के बारे में, और इसका बिहेवियर कैसा है, इन सारी चीज़ों का ये विश्लेषण करती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। इसका गोल क्या है, तो गोल क्या है, टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेक्शन फंक्शन इन द रियल वर्ल्ड यूजिंग अ साइंटिफिक मैथड। अब यहाँ पे इसका गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो इसका उद्देश्य है कि जो वैज्ञानिक तरीकों को मतलब टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल सिस्टम इंटरेक्शन फंक्शन इन द रियल वर्ल्ड, साइंटिफिक मैथड मतलब एक वैज्ञानिक तरीकों से ये इस सारी चीज़ों का यूज़ करती है और उसको समझती है कि दुनिया में राजनीतिक जो प्रणालियाँ हैं वो कैसे काम करती है। तो वेरी सिंपल, जो साइंटिफिक मेथड है मतलब वैज्ञानिक तरीकों से ही ये लोग क्या समझते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, वो कैसे इंटरेक्शन करती है रियल वर्ल्ड से, मतलब उसके फंक्शन कैसे हैं, ये कैसे काम करती है, इनके बारे में जो है तो ये डिस्क्राइब करती है। इनका गोल उद्देश्य यही रहता है कि वैज्ञानिक तरीक़ों से ये समझने का कार्य करती है इस दुनिया में जो भी राजनीतिक प्रणालियाँ हैं उनके कार्यों को लेकर ये क्या करते हैं, उस पर काम करती है, उनको समझने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के तौर पर behavioralism which examines how human behavior influence politics is a key example of empirical theory। अब behavioralism व्यवहारवाद, आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ मतलब कि पहले मीनिंग, नेचर, स्कोप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की, फिर इसके बाद जो है तो ट्रेडिशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है तो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे बिहेवियरलिज्म का कि विच एग्जामाइन हाउ ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स इज अ की एग्जाम्पल ऑफ एम्पिरिकल थ्योरी। मतलब कि कहा जाए तो ये इस बात का जाँच करता है कि मानव व्यवहार जो है, इंसानों का जो व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर, ये राजनीति को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और तो और ये जो है तो एम्पिरिकल थ्योरी का बहुत ही बड़ा एग्जांपल है क्या, बिहेवियरलिज्म। मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर मतलब कि कैसे जो है तो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि मानव व्यवहार जो मानव व्यवहार है वो राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। हमने नॉर्मेटिव थ्योरी देख ली थी, और तो और हमने जो है तो ये एम्पिरिकल थ्योरी भी देख ली। अब जो है हम इसके बारे में देखेंगे कि इसको और किन चीज़ों में वर्णन किया गया है, मतलब इसके और वर्गीकरण देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की, राजनीतिक सिद्धांत को और किन चीज़ों में इसको जो है तो कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे अदर कैटेगराइजेशन में हम जो है तो क्लासिकल ट्रेडिशनल थ्योरी, कंटेम्प्रेरी थ्योरी थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे क्लासिकल ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में बताया गया है कि एन ओल्डर अप्रोच फोकसिंग ऑन फिलोसफिकल आइडियल्स ऑफ्टन इंटरविंड विथ नॉर्मेटिव थ्योरी बताया गया यहाँ पे कि क्लासिकल जो ट्रेडिशन थ्योरी है, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो ये पारंपरिक सिद्धांत है, मतलब जो पुरानी है ना, क्लासिकल मतलब जो पुराने, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में 17वीं शताब्दी से लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 तक की जो भी सिद्धांत दिए गए थे, जो भी पॉलिटिक्स को डिफाइन किया गया था, जो फिलोसफर थे, जो भी लोग थे, जो राजनीति शास्त्रीय थे, उन्होंने जो है तो बताया, उन्होंने जो है तो पॉलिटिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि पॉलिटिक्स जो कैसी होती है, उसकी डेफिनेशन उन्होंने दी थी। तो उसी को जो है तो पारंपरिक उसको बोला जाता है, ट्रेडिशनल बोला जाता है। और पारंपरिक सिद्धांत यहीं पर बताया गया है कि ओल्डर अप्रोच है, मतलब कि ये जो है तो ओल्डर अप्रोच है जो कि किस में फोकस करती है, फिलोसफिकल आइडल पे, मतलब कि ये दार्शनिक आदर्शों पर एक तरह से केंद्रित है। और इसका जो दृष्टिकोण है, मतलब इसका जो आइडल कहा जाए तो इसका जो अप्रोच है वो क्या है, ये इंसानों को मानक सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्मेटिव थ्योरी मतलब होता है मानक सिद्धांत, मतलब कि ये इस पर मतलब डिपेंड है कि कहा जाए तो कि मुख्य रूप से ये जो है तो राज्य हो गया, सरकार हो गया, और उनसे जो उनकी जो ढांचे हैं उन पर ये अध्ययन करती है क्लासिकल ट्रेडिशन थ्योरी, ठीक है। और अगर हम कंटेम्प्रेरी थ्योरी की बात करें तो आर डिस्टिंक्ट कैटेगरी समटाइम्स सिटेड इन कंपास मॉडर्न डेवलपमेंट इन द फील्ड दैट मे बी बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल। मतलब कि अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी थ्योरी की तो कभी कभी जो है तो समटाइम्स साइटेड टू इनकम्पास मॉडर्न डेवलपमेंट, ये कभी कभी क्या है तो आधुनिक विकास में भी शामिल किया जाता है इस स्टडी को, मतलब इस फील्ड में जो है तो नॉर्मेटिव एम्पिरिकल दोनों चीज़ें जो है तो कंटेम्प्रेरी थ्योरी में ऐड रहती हैं। क्लासिकल ट्रेडिशन थ्योरी और कंटेम्प्रेरी थ्योरी की हम यही बात करें तो पूरी तरह मतलब कि वन शॉट में बात करें तो यही कहने का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, मतलब परंपरागत, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये जो है तो सरकार और राज्य और इसके जो भी रिलेटेड संस्था हैं उनके ढांचे पर ये अध्ययन करती है ना। और जो अगर हम बात करें और जो दार्शनिक हैं और जो आदर्शवादी मूल्यों पर आधारित, और इसके विपरीत अगर हम बात करें ये कंटेम्प्रेरी थ्योरी की, अगर हम इसके अपोजिट में बात करें तो इसमें जो है तो बताया गया है कि जो राजनीतिक व्यवहार है हमारा, है ना, कि ह्यूमन बिहेवियर जैसे बोला जाता है वैसे ही पॉलिटिकल बिहेवियर हो गया, उनके बारे में इसका व्यवहार, इनके शक्ति के, इनका पावर्स जो है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए जो है तो इसको एम्पिरिकल नॉर्मेटिव दोनों का ही अध्ययन करती है।
है ना। तो यही मेन चीज़ हमें बताया गया कि क्लासिकल में जो है तो ये मेन तो ये देखा जाता है कि राजा और सरकार जो है तो वो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करती है, और कंटेम्प्रेरी थ्योरी जो हो गया इन दोनों का अध्ययन करती है। वो अनुभव पर भी बेस होती है और नॉर्मेटिव में भी बेस होती है, मतलब कि एम्पिरिकल मतलब कि ऑब्जर्वेशन भी करती है ना, और जैसे साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड पे भी काम करती है और सारी चीज़ें वो देखती है, और नॉर्मेटिव इसमें मतलब मिक्सड रहता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनका आइडियल क्या था, ये क्या क्या कर सकते हैं, और राज्य सरकार जो है तो इनकी ये जो कार्य करते हैं इनका अध्ययन का केंद्र क्या है, ये सारी चीज़ें, और इनका जो है तो दार्शनिक एक तरह से फिलोसफिकल आइडल रहता है कि मतलब फैक्ट इसमें तथ्य क्या है, ये सारी चीज़ें जो है तो इसमें डिस्कस किया जाता है। कंटेम्प्रेरी थ्योरी में बोथ का किया जाता है, नॉर्मेटिव एम्पिरिकल दोनों का। अब इसकी आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी आल्सो स्टडीज स्पेसिफिक आइडियोलॉजी सच एज लिबरलिज्म, कन्वर्सेशनल सोशलिज्म एंड फेमिनिज्म विच ऑफन डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब यहाँ पे जो है तो इसकी आइडियोलॉजी की बात की जा रही है कि इसकी विचारधाराएं कैसी है ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी आल्सो स्टडी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी, मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो उसका जो आइडियोलॉजी है, विचारधाराएं हैं, वो बहुत ही विशिष्ट है, एक तरह से स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट है, और ये हमको समझने के लिए अलग अलग रूपरेखाएं प्रस्तुत करती है। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जस्ट इसकी आइडियोलॉजी के बारे में बताया गया है कि ये किन मतलब कि विचारधाराओं पर काम करती है। तो इन सारी चीज़ों पर ये विचारधाराओं पर काम करती है, उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद और नारीवाद, मतलब कि कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, इन सारी चीज़ों के बारे में ये अध्ययन करती है। तो अभी हमने उसके जो है तो टाइप्स देखे पॉलिटिकल थ्योरी के सिद्धांतों में, मतलब उसके कितने सिद्धांत थे। तो नॉर्मेटिव थ्योरी हो गया था, और एम्पिरिकल थ्योरी, और जो थोड़ा और अदर वर्गीकरण जिसका किया गया था, अदर कैटेगराइजेशन में हमने तो क्लासिकल ट्रेडिशन थ्योरी पढ़ा और कंटेम्प्रेरी थ्योरी पढ़ा। अब जो है तो हम उसकी अप्रोचेस देखेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी की अप्रोचेस मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। पॉलिटिकल थ्योरी का दृष्टिकोण कैसा है ना। तो सबसे पहले इसका जो हम पढ़ेंगे दृष्टिकोण, ये तो वो है इसका ट्रेडिशनल अप्रोच। वही है आपके कहने का मतलब, उसी से थोड़ा मिला जुला हुआ है, जैसे इसके प्रकार थे। तो वैसे ही ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में जो है तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे, मतलब कि इसका पारंपरिक दृष्टिकोण। मतलब यही है जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि फिलोसफिकल नॉर्मेटिव, मतलब कि एक तरह से दार्शनिक, और ये नॉर्मेटिव मतलब हमने हिंदी में बताया था मानक राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यही यहाँ पे भी वही बताया गया है कि इसका फोकस क्या रहता है कि ये कैसी होनी चाहिए, और इस पर और तो और पॉलिटिकल सिस्टम जो है तो एग्जामिनिंग नॉर्मल ड्यूटीज, एथिक्स, जस्टिस एंड आइडल्स, मतलब कि पारंपरिक दृष्टिकोण में यही बताया गया है, मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस में यही बताया गया है कि जो है तो राजनीतिक सिद्धांत कैसा होना चाहिए, और इस पर क्या ध्यान केंद्रित करता है, और इसके जो कर्तव्य हैं, है ना, और जो इसकी नैतिकता है, एथिक्स है, और जो इस पर ये इन सारी चीज़ों का जो है तो क्या करता है, इसको वेरीफाई करता है। इसको एक तरह से बोला जाए तो ये इस पर फोकस करता है। इसका जो मतलब कहा जाए तो इस पर जो केंद्र है, क्या केंद्रित है, तो ये फोकस किस पर करता है, ड्यूटीज़ पर, मतलब कर्तव्यों पर, एथिक्स मतलब नैतिकता, जस्टिस मतलब न्याय, और आइडल्स मतलब कि एक आदर्श चीज़ों का जो है तो ये सब जांच करता है किसी पॉलिटिकल सिस्टम में। सेकेंड, हिस्टोरिकल मतलब कि ऐतिहासिक चीज़ों की अगर हम बात करें तो स्टडीज़ द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन ओवर टाइम ट्रेसिंग देयर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इन्फ्लुएंस, मतलब बताया गया है कि समय के साथ साथ जो है तो राजनीति जो विचारधाराएं थी हमारी, समय स्टडीज़ द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन ओवर टाइम, मतलब कि समय के साथ राजनीतिक जो विचारों और संस्थाओं के विकास का अध्ययन करना, यही इसका जो है तो मेन ऐतिहासिक जो है तो प्रभाव का पता चलता है। ये जो है तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब कि समय के साथ साथ जो राजनीति विचारधाराएं हैं, है ना, तो वो विकास करने लगी। हिस्टोरिकल चीज़ों में ऐतिहासिक तौर पर बात करें तो धीरे धीरे समय के साथ साथ राजनीति जो है तो उनकी भी विचारधाराएं जो हैं तो और संस्थाओं का जो है तो विकास करने लगी, और इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना ही ट्रेडिशनल अप्रोच में माना जाता है। और एग्जामाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडीज टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट, मतलब अगर हम इसकी इंस्टीट्यूशनल की बात करें मतलब तो इसमें राजनीतिक संस्थाओं, है ना, जैसे विधायिकाओं, है ना, कार्यपालिका मतलब लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ मतलब कि कार्यपालिका, और इन सारी चीज़ों का जो है तो कार्य प्रणाली की जांच करता है। इनके इफेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है कि ये क्या प्रभाव डालती है राजनीतिक सिद्धांत में। तो हमने जो है तो उसके जो है तो कहा जाए तो आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में हम पढ़ेंगे। मॉडर्न अप्रोच मतलब होता है कि आधुनिक दृष्टिकोण। अभी हमने पारंपरिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखा था कि पारंपरिक दृष्टिकोण कैसा था। तो यहाँ पे ये बताया गया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कि ये क्या फोकस करती है पॉलिटिकल सिस्टम में, कि ड्यूटीज़ कैसी होनी चाहिए, है ना, कर्तव्य कैसे होनी चाहिए, नैतिक कैसा होना चाहिए, जस्टिस, आइडल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि एक फिलोसफिकल नॉर्मेटिव होना, ये क्या कहते हैं मतलब उस पर बेस्ड था। ये पारंपरिक एक तरह से बोला जाए तो दृष्टिकोण था ये, और इसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है तो पॉलिटिकल आइडियाज़, है ना, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की कैसे इसका विकास हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें में पढ़ा जाता है। इंस्टीट्यूशन में ये बताया गया कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ इन सारी चीज़ों को समझने का कार्य करती है, इसके इम्पैक्ट को समझने का काम करती है। फिर उसके बाद जो है तो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच मतलब कि आधुनिक दृष्टिकोण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें इंपेरिकल के बारे में दिया गया है।
मतलब कि इसमें अनुभव के तौर पर काम किया जाता है मॉडर्न अप्रोच में। तो एनालाइज व्हाट इज इन पॉलिटिक्स बाय ऑब्जर्विंग फैक्ट ह्यूमन बिहेवियर टू फॉर्म एंड टेस्ट हाइपोथेसिस डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम द नॉर्मेटिव अप्रोच बाय फोकसिंग ऑन फैक्ट्स देयर एंड आइडियाज। देखिए मैंने जो आपको ये दृष्टिकोण बताया है अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि इसके आप टाइप्स बताइए। तो टाइप्स में भी आप इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत जो है वो कैसा होना चाहिए यही बताया गया है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में और मतलब कि पारंपरिक दृष्टिकोण हो गया हमारा, और मॉडर्न अप्रोच में हमारा आधुनिक दृष्टिकोण हो गया। तो ये जो यहाँ पे थ्योरीज दी गई हैं वो रिलेटेड है एकदम। टाइप्स भी इसका सेम है, मॉडर्न अप्रोचेस ये जो अप्रोचेस दिए गए हैं दृष्टिकोण वो भी सेम है। तो आप इसको लिख सकते हैं, आपको समझने में और लिखने में ईजी होगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा लिखने के लिए मिल गया है यहाँ पे कंटेंट, तो आप ये लिख सकते हैं। तो जो है तो अब मॉडर्न अप्रोच जो आधुनिक हमारी दृष्टिकोण है इसमें इंपेरिकल में मतलब बताया गया कि अनुभव के बारे में। तो हमने इसको पहले भी पढ़ा था कि ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। तो अगर आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो ये जो है तो व्हाट इज़ मतलब कि क्या है, इस पर ये निहित है। एक तरह से बोला जाए तो इसी चीज़ का ये विश्लेषण करता है। जैसे कि इसमें तथ्य हो गए, ऑब्जर्विंग फैक्ट एंड ह्यूमन बिहेवियर। फैक्ट मतलब तथ्य और मानव व्यवहार का जो है तो ये ऑब्जर्वेशन करती है, उनको समझती है, उनका विश्लेषण करती है। और इन पॉलिटिक्स मतलब कि राजनीति में व्हाट इज़ मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करती है और इनका निर्माण करती है और इनको डिस्टिंग्विशन करती है। और नॉर्मेटिव अप्रोच मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो मानव दृष्टिकोण में ये खुद को अलग किया जाता है। मतलब पूरी तरह से कहने का मतलब ये कि ये जो है तो ह्यूमन बिहेवियर पे काम करती है, ऑब्जर्विंग फैक्ट हो गया, और क्या है राजनीति में क्या है, इन सारी चीज़ों पर कार्य करती है। इसका जो फोकस है वो केंद्र है वो इन्हीं आइडियाज़ पर निर्मित है। अब इसका बिहेवियरलिज्म की बात किया जाए तो एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद पॉलिटिक्स सिस्टम, एग्जामाइन हाउ देयर एटीट्यूड प्रेफरेंस एंड एक्शन इन्फ्लुएंस आउटकम। मतलब कि राजनीति जो प्रणालियाँ हैं ना, राजनीतिक प्रणालियाँ जो हैं उनके अंदर जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, उनका जो बिहेवियर है उस पर ये विश्लेषण करता है और ये जाँच करता है कि उनके दृष्टिकोण जो है और उनकी जो प्राथमिकताएँ हैं और वो किस प्रकार का कार्य करती है, और उस परिणामों का वो जो परिणाम आ रहे हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, वो किस प्रकार उनके परिणामों को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब एनालिटिकल की बात करें तो इसमें एक तरह से बोला जाए तो इसका विश्लेषण किया जाता है, मतलब एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे बोला गया है यूजेस लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस टू डिसेक्ट एंड क्लैरिफाई पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड आर्गुमेंट्स। यहाँ पे बताया गया कि जो राजनीतिक, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इजीली समझ में आए, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें क्या कहते हैं समझना होता है। तो थोड़ी टफ वर्ड्स हिंदी वर्ड्स में होते हैं। हिंदी वर्ड्स में आपको अगर बताऊँगी तो उसका मतलब बताऊँगी फिर, तो थोड़ा आप समझने की कोशिश जरूर करिएगा कि राजनीतिक विचार और तर्क का विश्लेषण करती है। मतलब कि ये लॉजिकल रीजनिंग मतलब कि कहा जाए तो एक तरह से तार्किक तर्क होते हैं, इसको बोला जाता है। और कंसेप्चुअल एनालिसिस मतलब कि कहा जाए तो वैचारिक इसका जो विश्लेषण जो सोचते हैं ये लोग, है ना। क्लैरिफाई मतलब होता है कि स्पष्टीकरण, और ये इन सारी चीज़ों का जो तो स्पष्टीकरण करता है। पॉलिटिकल आइडियाज़ की मतलब कि राजनीतिक विचारों को जो है तो ये एनालिसिस करता है, उनको क्लैरिफाई करता है। यहाँ पे यही बताया गया है कि इन सारी चीज़ों को जो है इनका जो है तो विश्लेषण करता है, मतलब एनालिसिस करता है, और क्लैरिफाई करता है मतलब स्पष्टीकरण करता है। और फोर्थ पॉइंट अगर देखो कंपैरेटिव मतलब कि सिस्टमैटिकली कंपेयर्स डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरीज और आइडियोलॉजीज टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटी डिफरेंसेस एंड पैटर्न। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि सिस्टमैटिकली कंपेयर मतलब कि अगर बात करें यहाँ पे तो सिद्धांत जो दिया गया है यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी समानताओं, अंतरों और पैटर्न की पहचान करने के लिए बहुत सारी राजनीतिक प्रणालियाँ बनाई जाती हैं, और जो सिद्धांत है इसकी जो विचारधाराएँ हैं उस रूप से इसको जो है थोड़ा आइडेंटिफाई किया जाता है ना। और मतलब कि ये थोड़ा तुलनात्मक है। मॉडर्न अप्रोच में जो है जो आधुनिक दृष्टिकोण है हमारा, उसमें जो है तो कंपैरिजन भी किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कार्यप्रणाली कैसा काम कर रही है, इसकी जो आइडियोलॉजी है ये कैसे मतलब धीरे धीरे कैसे इसकी जो है तो ये व्यवस्थित रूप से तुलना एक तरह से विचारधारा का यहाँ पर होता है। अब जो है तो हम पढ़ेंगे थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल, मतलब कि ये जो हमें पढ़ना था ये है थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। एक तरह से कहा जाए तो जो राजनीतिक सिद्धांतीकरण, देखिए राजनीतिक सिद्धांतीकरण अलग होता है ना, और राजनीतिक सिद्धांत अलग होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल, मतलब कहने का कि राजनीतिक सिद्धांत बनाना, कैसे राजनीतिक सिद्धांत बनता है, राजनीतिक सिद्धांत बनाना। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल involves political theory, a field that analyzes and reflects on political problems and the processes and institution by drawing on the historical text, philosophical ideas, empirical research to understand concepts like governance, power, justice and human nature। मतलब कि राजनीतिक जो सिद्धांतीकरण है, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल, राजनीतिक सिद्धांतीकरण में जो पॉलिटिकल थ्योरी दी गई है, राजनीतिक सिद्धांत दिया गया है, ये शामिल है ना। राजनीतिक सिद्धांतीकरण में थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल में क्या इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिकल थ्योरी इन्वॉल्व है। एक ऐसा क्षेत्र जो शासन, शक्ति और न्याय और मानव जो स्वभाव है
इन जैसी अवधारणाओं को समझने का प्रयास करती है। इसके ऐतिहासिक ग्रंथों मतलब कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गए, फिलोसफिकल आइडियाज़ मतलब दार्शनिक विचारों को, और इसके एम्पेरिकल रिसर्च को मतलब कि जो अनुभव के आधार पर जो है इसको समझने का काम करती है ना। गवर्नेंस, पावर, जस्टिस एंड ह्यूमन नेचर मतलब कि इन सारी चीज़ों को समझने का काम करती है। राजनीतिक सिद्धांतीकरण में ये सारी चीज़ें और मतलब एक तरह से मिक्स है, मतलब कि एक तरह से सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी पहले से ही इन्वॉल्व है। तो राजनीतिक सिद्धांतीकरण में जो है तो यही बताया गया कि राजनीतिक सिद्धांत हो गया और ऐसा क्षेत्र जहाँ गवर्नेंस है ना, मतलब कि शासन है, पावर है मतलब शक्ति है, जस्टिस मतलब न्याय है, और ह्यूमन नेचर है मतलब कि कहा जाए तो यहाँ पे इन मानव स्वभाव, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, जो कि एक तरह से पूरा मिलकर राजनीतिक सिद्धांतीकरण होता है। दिस थ्योरेटिकल एक्सरसाइज एज एम्स टू क्लैरिफाई एंड चैलेंज एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल थिंकिंग, डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इंस्पायर रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल एक्शन। यहाँ पे एक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताई गई है कि ये जो हमें थ्योरी दी गई है द थ्योरेटिकल, मतलब कि ये जो सैद्धांतिक बताया गया है यहाँ पे, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका एम टू क्लैरिफाई, इसको विश्लेषण करना है ना, क्लैरिफाई करना मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो ये जो सिद्धांत दिया गया है इसका उद्देश्य यही है कि राजनीति जो सोच है उसको पूरी तरह से क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना और चुनौती देना, मतलब पॉलिटिकल थिंकिंग चैलेंज मतलब चुनौती देना राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार की समझ को। जो मानव व्यवहार है, जो ह्यूमन बिहेवियर है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, मतलब कि राजनीतिक कार्यों में जो इंसानों का व्यवहार है, वो जो समझ है वो कितना गहरा है, मतलब गहरा करना और जिम्मेदार बनाना उन्हें, किन्हें जो राजनीति करते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत जो बना रहे हैं, जो राजनीतिक सिद्धांतीकरण हुआ है उसमें लोगों को समझना, उनको गहराई से समझाना और उनको जिम्मेदारियों का एहसास कराना, राजनीतिक कार्यों में प्रेरित करना, यही सारी चीज़ें मिलाकर हम राजनीतिक सिद्धांत बनाते हैं। हमारे राजनीतिक सिद्धांत बनाने का यही है कि हम जो राजनीतिक सिद्धांतीकरण कर रहे हैं तो उसमें हमें जो है तो उस जो क्षेत्र है हमारा, गवर्नेंस हो गया, पावर हो गया, तो फिलोसफिकल आइडियाज़ हो गए, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए और उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है उन्हें हमें डीप करना चाहिए, मतलब गहरा करना चाहिए। उन्हें हम गहरा करेंगे और ह्यूमन बिहेवियर, मानव जो एक तरह से मानव व्यवहार को समझ, इन सारी चीज़ों का जो है तो नॉलेज होना चाहिए और राजनीतिक सिद्धांतीकरण हम ऐसे ही बनाएंगे जहाँ ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हों। आप जो है थोड़ा सा हम इसको अच्छे से चर्चा करेंगे थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल मतलब पॉइंट्स में, ताकि आपको जो है तो पेपर में भी आप इसे लिख सकें, है ना। तो पेपर में लिखने के लिए भी थोड़ा सा कंटेंट चाहिए होगा, तो मैं आपको ये दे रही हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है फिर से थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल के बारे में यहाँ भी पढ़ेंगे हम। तो इसके जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक तरह से ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो राजनीतिक सिद्धांत बनाना, है ना, राजनीतिक सिद्धांत बनाना, अभी तक तो हमने पढ़ा राजनीतिक सिद्धांत। अब हम राजनीतिक सिद्धांतीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांतीकरण कैसे होता है। तो हमने इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर लिया था कि हर चीज़ होनी चाहिए थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल में, क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी होना चाहिए और हम इसको एनालिसिस करते हैं और पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो भी हमारी है उन सारी चीज़ों को जो तो हम फिलोसफिकल आइडियाज़, एम्पिरिकल रिसर्च और इसमें हम समझते हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। फिर उसके आधार पर जो है तो हम पावर, इनजस्टिस एंड ह्यूमन नेचर, इन सारी चीज़ों को हम डीपली पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थिंकिंग को डीपली पढ़ेंगे और हम समझेंगे ह्यूमन बिहेवियर को। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। आप पढ़ेंगे थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल में इसका मेन जो टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आपको भी जो है तो समझ में आए इजीली और आप पेपर में भी लिख सको। थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल में राजनीतिक सिद्धांत बनाना, तो एन एक्टिव प्रोसेस, मतलब कि कहा जाए तो एक प्रक्रिया होनी चाहिए। एक्टिव मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जो सक्रिय हो, मतलब कि जो गतिशील हो, थोड़ा सा जो उसका जो एक्टिविटी है करने का वो प्रोसेस जो है थोड़ा अच्छा हो, ताकि हम एक पूरी तरह से इसमें काम कर सकें। तो इट्स अ डायनेमिक एक्टिविटी ऑफ इंक्वायरी फोकसिंग ऑन डिस्पेलिंग मिस्ट्रीज एंड आंसरिंग अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट पब्लिक लाइफ। अब यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि ये जो है तो बोला जाए तो ये जो जांच करती है, मतलब इंक्वायरी करती है, ये फोकस, इसका जो फोकसिंग है वो क्या है, इंक्वायरी करना। और जो एक्टिविटी चल रही है, डायनेमिक एक्टिविटी मतलब गतिशील गतिविधि, मतलब कि ये एक डायनेमिक एक्टिविटी है, मतलब ये निरंतर चलता रहता है और हम इसकी जांच करना और जो मिस्ट्रीज़ है ना, जो समस्याएं के मिस्ट्रीज़ है, जो रहस्य है, उनको दूर करना और जो जीवन सार्वजनिक जीवन मतलब पब्लिक लाइफ के बारे में जो है तो उनके प्रश्नों का उत्तर देना। थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत कैसे बनाया जाता है, तो उसको इसके लिए एक एक्टिव प्रोसेस चाहिए जो कि डायनेमिक एक्टिविटी हो, गतिशील हो, इसके बारे में इंक्वायरी करे, है ना, और जो भी समस्याएं हैं, जो भी मिस्टीरियस थिंग है, जो रहस्य हैं, उनको दूर करना और पब्लिक के क्वेश्चंस का आंसर देना। ये यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत बनाना मतलब कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक एक्टिव प्रोसेस होना चाहिए जो कि पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं उनके सवालों का जवाब दे और उनके क्वेश्चंस का आंसर दे, और मेन फोकस यही रहता है कि इसका जो कार्य है ये गतिशील तरीके से मतलब चलता रहे, डायनेमिक तरीके से इसकी एक्टिविटी होता रहे। अब हम पढ़ेंगे ड्राइवन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब होता है एक तरह से कहा जाए तो जो चीज़ें हो रही उसकी पूर्ति जब हो जाती है सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब संतोष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बताया गया कि असंतुष्टि ना हो किसी को, ड्रिवन बाय मतलब कि असंतुष्टि किसी की ना हो, इससे जो प्रेरित सी चीज़ें हैं वो बताई गई है यहाँ पे कि थ्योराइजिंग द बिगिंस विथ व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और अ स्पेसिफिक डिसैटिस्फैक्शन विद एग्जिस्टिंग व्यूज़। मतलब कि सिद्धांत जब हम निर्माण करते हैं तब क्या शुरू होता है, पूर्ण समझ का हमें एक तरह से ये रहता है कि जो हमारे विचार हैं, है ना, और जो इसमें हमारे जो विचार हैं वो एक तरह से जो हम समझते हैं वो सारी चीज़ें जो तो
पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। हम जो है जब सिद्धांतीकरण करेंगे, जब हम सिद्धांतीकरण करेंगे, चाहे वो राजनीतिक सिद्धांतीकरण हो, चाहे किसी भी चीज़ का, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ कि किसी भी चीज़ जो है, किसी भी चीज़ को सिद्धांत के लाने के लिए, किसी भी चीज़ का सिद्धांतीकरण करते वक्त उसको जो है तो हमें उसके बारे में पूर्ण समझ होनी चाहिए, उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हमको जो है अगर हम कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए और हमें जो है तो उसको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है और इस हिसाब से करना है, उसका विजन पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि मान लीजिए आपको स्टडी करना है ना, 8 घंटे स्टडी करना है, तो 8 घंटे अगर आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, तो आप उसके बारे में पहले प्लानिंग करोगे, है ना। प्लानिंग करोगे कैसे हम मतलब इसका बनाएं, टाइम कितने टाइम क्या करना है और कैसे पढ़ना है, रिवीजन करना है या नहीं करना है। जब आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज है तब ना आप इसको बना रहे हो, है ना। तो आप इसके बारे में यही भी ये बताया गया है कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप सिद्धांतीकरण कर सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतीकरण करने के लिए भी हमें राजनीति को पूरी तरह से समझना होगा। तो इसमें सबको लेकर साथ चलना होगा। पब्लिक लाइफ मतलब जो लोग हैं हमारी, जिस जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को भी हमें समझना होगा और जो कार्य प्रणाली हमारी चल रही है उनके बारे में भी हमें समझना होगा। तब जाके हम राजनीतिक सिद्धांतीकरण करेंगे, एक तरह से मतलब इम्पैक्टफुल राजनीतिक सिद्धांतीकरण करेंगे, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप जो है तो जनरेटिंग न्यू पर्सपेक्टिव मतलब कहने का कि एक नया दृष्टिकोण को हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, एक नए विचार को, नया पर्सपेक्टिव मतलब नया दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। जब हम कोई काम करते हैं तो धीरे धीरे ऑलरेडी हमारे माइंड में आइडियाज़ आते जाते हैं। यहाँ पे बताया गया कि हम एक नए तरीके से एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करेंगे। इसमें बताया गया कि जो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग इमेजिनेटिव एंड नॉवल पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिकल ऑक्यूरेंस, मतलब कि इसमें राजनीतिक जो भी घटनाएं हैं उन पर एक तरह से इमेजिनेटिव मतलब होता है कि कल्पनाशील और एक नया दृष्टिकोण, नॉवल पर्सपेक्टिव मतलब नवीन दृष्टिकोण को तैयार करना। अब हम कार्य कर रहे हैं तो हम क्या हमेशा कोशिश यही करते हैं कि और नई चीज़ें सीखते जाएं, अच्छी चीज़ें सीखते जाएं जो डेवलप करें। तो राजनीतिक सिद्धांतीकरण जब हम करते हैं तो हमारा पहला जो चीज़ होता है वो है एक्टिव प्रोसेस बनाना, ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा कार्य जो गतिशील हो और सक्रिय हो। और दूसरा इसमें बताया गया कि अगर हमें नॉलेज होगा तो हम सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे, तो हमें डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा, मतलब कि असंतोष नहीं होगा। और तीसरा जो है तो हम नया पर्सपेक्टिव ओपन करेंगे, जनरेटिव न्यू और पर्सपेक्टिव नए तरीके से जो है तो हम समझेंगे चीज़ों को एक इमेजिनेटिव तरीके से। और चौथा एम्फेसिस द हाउ, कैसे। इट्स अबाउट द मेथड एंड द ऑन गोइंग एंगेजमेंट विद पॉलिटिक्स टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये बताया गया कि कैसे पर यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को थ्योराइजिंग कर रहे हैं, जब उसका सिद्धांतीकरण कर रहे हैं, तो कैसे, ये जो शब्द दिए गए हाउ मतलब कैसे। तो इन सारी चीज़ों को समझना राजनीति के साथ जो है तो जो बहुत बड़ा ये इसके बारे में जुड़ाव है, बहुत इसको अच्छे से समझने के लिए हाउ जो है ये इस पर जोर दिया गया है कि कैसे कोई भी चीज़ है समझने के लिए हम कैसे का मतलब उपयोग करते हैं राजनीतिक सिद्धांत में, कि अगर ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है ना, इसका इम्पैक्ट कैसा होगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों पर जो है तो जोर दिया गया है। ये होना चाहिए एक पॉलिटिकल, कोई भी चीज़ जब पॉलिटिकल सिद्धांतीकरण किया जा रहा है हमारा, तो हाउ का जो है तो बहुत बड़ा यहाँ पे रोल बताया गया है कि ये जो है तो राजनीतिक सिद्धांति में ये बहुत बड़ा रोल इफेक्ट जो है देता है। कैसे कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं, कोई बिल्डअप कर रहे हैं, कोई इसमें चीज़ें हम मैथड बता रहे हैं, नया पर्सपेक्टिव है, तो कैसे काम करेगा, क्या होगा, तो इन सारी चीज़ों का जो तो उसमें थोड़ा बहुत घोलमेल रहता है। अब इसका जो है तो हम थोड़ा जो है तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, तो हमने जो है तो थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल पढ़ा था कि राजनीतिक सिद्धांतीकरण कैसे किया जाता है ना। और यहाँ पे पढ़ा था कि राजनीतिक सिद्धांतीकरण क्या होता है। तो राजनीतिक सिद्धांतीकरण में हमने ये पढ़ा कि ये जो सारी चीज़ें हैं, गवर्नेंस हो गया, जस्टिस हो गया, ह्यूमन नेचर हो गया, इन सारी चीज़ों को एक तरह से इनके बारे में डीपली थिंकिंग करना, है ना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना, है ना, इनसे इंस्पायर होकर रिस्पॉन्सिबल होना, पॉलिटिकल एक्शन लेना। और फिर इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये बनाया कैसे जाता है। तो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, एक डिसर्टिफिकेशन, मतलब कि हम जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि बाद में मतलब कि डिसर्टिफिकेशन ना हो। तीसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे जनरेटिंग न्यू पर्सपेक्टिव, मतलब कि नया विचार यहाँ पे लाया जाए, है ना, न्यू पर्सपेक्टिव, है ना। यहाँ पे एक क्रिएटिव इमेजिनेटिव मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो इसके बारे में हमें जो है तो सोचना चाहिए, इसकी कल्पनाशील होना चाहिए, नया तरीके से जो है तो यहाँ पे बताया गया है कार्य होने चाहिए। और चौथा हाउ, मतलब कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें उसको समझने के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे जोर दिया गया है हाउ का, ताकि कोई भी काम करें तो हमें ये समझने में बहुत आसानी होता है कि कैसा काम करती है, क्यों काम करती है और इसके मेथड कैसे होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अब हम की डिफरेंसेस पढ़ेंगे, मतलब इन दोनों के जो मुख्य अंतर हैं पढ़ेंगे। किसके मुख्य अंतर, तो थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल का और पॉलिटिकल थ्योरी के जो मुख्य अंतर है इनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जो यहाँ पे बेसिस दिया गया है प्रोसेस और डिसिप्लिन के हिसाब से, हम इनके बेसिस पर जो है तो हम इन दोनों को जो है तो आइडेंटिफाई करेंगे, इनके जो है तो डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। तो जो थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल मतलब होता है सिद्धांतीकरण। राजनीतिक सिद्धांतीकरण क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांतीकरण कैसा प्रोसेस है कि सिद्धांतीकरण में क्या प्रोसेस है कि ये लोगों को जो है इंगेज करती है, मतलब कि इज द प्रोसेस ऑफ इंगेजिंग विद पॉलिटिकल लाइफ, मतलब सिद्धांतीकरण क्या करती है, राजनीतिक जीवन से जुड़ने का एक प्रक्रिया है। और जबकि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इज द डिसिप्लिन, ये अनुशासन है जो कि जो एक्टिविटी चल रही है उनके बारे में स्टडी करती है।
जो भी घटनाएं हो रही हैं ये राजनीतिक सिद्धांत जो है ये अनुशासन है जो गतिविधियों को और जो घटनाएं हो रही हैं ये उन चीज़ों का अध्ययन करती है। जबकि थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल क्या है, सिद्धांतीकरण क्या करती है, वो राजनीतिक जीवन से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनकी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। अब एक्शन वर्सेस स्टडी में देखेंगे कि जो सिद्धांतीकरण है, राजनीतिक सिद्धांतीकरण इज एन एक्टिविटी ऑफ इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स। सिद्धांतीकरण क्या करती है, वो जाँच पड़ताल करती है और जो प्रक्रिया होती है ये गतिविधि है, मतलब कि इनकी जो एक्टिविटी है ये इसका प्रोसेस है। ये थ्योराइजिंग सिद्धांतीकरण का प्रोसेस यही है कि जो एक्टिविटी हो रही है उनको इंक्वायरी करना और रिस्पॉन्स करना। वहीं पे पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, ये बहुत ही ब्रॉडर स्टडी करती है। अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई एक्टिविटी है तो उनके बारे में ये क्या करती है, अध्ययन करती है। और इसका स्कोप अब हम देखेंगे तो थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक सिद्धांतीकरण इज अबाउट जनरेटिंग न्यू इंसाइट ऑफ द फ्लाई ऑन द फ्लाई। मतलब कि राजनीतिक सिद्धांतीकरण का अर्थ मतलब कि एक नई चीज़ों को मतलब न्यू जनरेटिंग इंसाइट, मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो ये और जो चीज़ें हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम इन्हें दिख रही है, कोई समस्या दिख रही है, ये अक्सर क्या करती है, चीज़ों को डेवलप करती है और जनरेट करती है नई चीज़ें। और वहीं पर पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, इसका जो रेंज है वो क्या है, हमने भी अप्रोचेस पढ़े थे, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था हमने और कंटेम्प्रेरी अप्रोच पढ़ा था, है ना। और ट्रेडिशनल मतलब ये ट्रेडिशनल थ्योरी और क्या कहते हैं नॉर्मेटिव थ्योरी, तो ये एम्पिरिकल थ्योरी, ये सारी चीज़ें इसमें मतलब इन सारी ये जो जितनी भी चीज़ें हमने अभी मतलब पिछले स्लाइड में पढ़ी थी, ये इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करती है पॉलिटिक्स में, है ना। जो हमने अप्रोचेस का जो दृष्टिकोण हमने पढ़ा था, एम्पिरिकल थ्योरी जो हमने पढ़ी थी और नॉर्मेटिव थ्योरी, जहाँ पे बताया गया था कि ये एम्पिरिकल थ्योरी में कि ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है और एक सिस्टमैटिक तरीके से समझती है चीज़ों को, उसको और तो और जो भी प्रॉब्लम होती है उनके बारे में अध्ययन करती है पॉलिटिकल थ्योरी। और पॉलिटिकल जो यहाँ पे दिया गया है थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक सिद्धांतीकरण क्या करती है, ये और नई चीज़ों को विकसित करती है और जनरेट करती है एक नए नज़रिए को देखने के लिए, एक नए नज़रिए से ये देखती है चीज़ों को। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी और थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल को, इस बार जो तो कंटेंट में लेके आई ताकि आपको जो है तो पेपर में भी लिखने में आसानी हो। तो ये जो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी और थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि अभी तक हम लोगों ने जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी है और सिद्धांतीकरण पढ़ा है, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक सिद्धांतीकरण, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, वैल्यू एंड कॉन्सेप्ट सच एज जस्टिस, लिबर्टी एंड पावर। तो कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विचारों मतलब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनालिसिस पॉलिटिकल आइडियाज़, ये पॉलिटिकल आइडियाज़ मतलब कि राजनीतिक विचारों और जस्टिस, लिबर्टी एंड पावर, न्याय, स्वतंत्रता और शक्ति, इन जैसी अवधारणाओं को एक सिस्टमैटिक तरीके से ये स्टडी करती है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है राजनीतिक सिद्धांत, वो न्याय, स्वतंत्रता, शक्ति, इन जैसी अवधारणाओं को एक सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करती है और इनका विश्लेषण करती है और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और वहीं पे सिद्धांतीकरण जो है वो क्या है, तो एक्टिव प्रोसेस है और क्रिएटिंग न्यू थ्योरीज एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, चैलेंज एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल रियलिटीज एंड फिनोमिना। मतलब कि राजनीतिक सिद्धांतीकरण क्या करता है, वो एक राजनीतिक मतलब वास्तविकताओं पर और घटनाओं को समझने का प्रयास करती है और तो और ये समझाने का काम करती है और जो जितनी भी नई चुनौतियाँ आती हैं उनको देने के लिए नए सिद्धांत बनाती है। क्या इसके ये जो सिद्धांतीकरण है ये नया सिद्धांत बनाती है और तो और एक ऐसा ढांचा क्रिएट करती है, ऐसा निर्माण करती है। इन एसेंस द पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी, मतलब बताया गया है कि यहाँ पे मेन आपको यहाँ पे समझाया गया है कि जो सिद्धांतीकरण है वो जो है तो घटनाओं को समझने का काम करती है और समझाने का भी काम करती है और जो नई नई चुनौतियाँ आती हैं उनको मतलब समझने के लिए और उनको कैसे रोका जाए उनके लिए एक नई जो है तो प्रक्रिया बनाती है, नए सिद्धांत ये बनाती है, ये नए ढांचे क्रिएट कर सकती है कौन, सिद्धांतीकरण। तो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो निष्कर्ष हमारा यही निकलता है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरीज, मतलब कि कहा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांतों का अध्ययन है। जबकि थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल मतलब सिद्धांतीकरण क्या करते हैं, वो नई थ्योरीज जो है तो डेवलपिंग न्यू वंस, मतलब कि ये नए सिद्धांतों को समझने को विकसित करने की एक ये क्रिया है ना। तो ये मेन बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो है तो एक और डिफरेंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे आपको जो है तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए कि पॉलिटिक्स क्या है और पॉलिटिकल क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिफरेंस। तो पॉलिटिक्स क्या होता है, तो पॉलिटिक्स जो है ऑफ्टन रिफर्स टू ऑनगोइंग मैनेजमेंट ऑफ कलेक्टिव अफेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द एलोकेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, पॉलिसी मेकिंग एंड रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ स्टेट। मतलब जो स्टेट है, जो राज्य है, उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं ऑनगोइंग, मतलब उसकी व्यवस्था कैसी चल रही है और तो और इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो रिसोर्सेज, संसाधन और पॉलिसी मेकिंग कैसी हो रही है, इन सारी चीज़ों को जो है तो पॉलिटिक्स कहा जाता है कि क्या कैसे सब कुछ चल रहा है एक नगर या राज्य के अंदर। वहीं पे पॉलिटिकल क्या बताया गया है कि इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्पासेस the fundamental condition and dynamic that make collective life and decision making possible, including the affirmation of systemic control, distribution of social aims and the articulates of group arrangements। मतलब बताया गया है कि
जो पॉलिटिकल है इसको क्या बोलता है, इसको राजनीतिक बोला जाता है। पॉलिटिक्स राजनीति और पॉलिटिकल राजनीतिक, तो ये बहुत ही व्यापक अवधारणा है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही व्यापक अवधारणा है, जिसमें जो है तो एक तरह से जो स्थितियाँ चल रही हैं, जो एक्टिविटी हो रही हैं ग्रुपों में, सामूहिक जीवन में, और उनको जो है तो निर्णय लेने का काम कर दिया है। मतलब उनको निर्णय लेने के कैसे निर्णय लिया जाए उसको एक तरह से पॉसिबल बनाती है, जिसमें जो है तो कंट्रोल, जिसमें सिस्टमैटिक कंट्रोल होता है और सामाजिक उद्देश्यों का भी वितरण होता है, कि समाज में ऐसे ऐसे सोशल एम्स हमारे होते हैं, मतलब उनको पूर्ण करने के लिए जो है तो एक ग्रुप बनाया जाता है पॉलिटिकल में, राजनीतिक में। तो सिंपल सा यही फंडा यहाँ पे बताया गया कि जो राजनीति है वो एक मतलब जो राज्य के अंदर चल रहा होता है, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ पे क्या कैसे सब कुछ हो रहा है, इन सारी चीज़ों का जो है तो एक तरह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं कि कैसा काम हो रहा है ना, पॉलिटिक्स में क्या चीज़ें देख रेख टाइप का जो तो पॉलिटिक्स में होता है। हम कहते हैं कि यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब कि यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें मैनेजमेंट इसका जो इसमें जो भी संसाधन हो रहे हैं, जो नीति निर्माण हो रहे हैं, जो राज्य के अंदर सामूहिक कार्य हो रहे हैं, है ना, तो इन सारी चीज़ों को पॉलिटिक्स कहा जाता है। और पॉलिटिकल में ये क्या करती है, चीज़ों को कंट्रोल भी करती है और एम्स बांटती है। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं, जो सोशल कार्य करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो सोशल कार्य करते हैं, है ना, सोसाइटी से रिलेटेड जो सारी चीज़ें काम करते हैं, तो उनको एक एम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि हाँ हमें ये काम करना है, इससे समाज का भला होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही ब्रॉडर है, ये बहुत ही व्यापक है ना, पॉलिटिकल जो है वो बहुत ही व्यापक है। अब जो हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या है यहाँ पे, अब हम डिफरेंस किसका पढ़ेंगे, तो अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे यहाँ पे। हमें देखने को बहुत मिला था ये वाला कि पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें देखने को मिली थी कि पॉलिटिकल फिलॉसफी होता क्या है, और पॉलिटिकल थ्योरी तो हमने पढ़ ही लिया है। तो इन दोनों का डिफरेंसेस जो हम पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिफरेंस इसका बताया गया है। ये मैं कहूँगी आप सबको बल्कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने शुरू से जब पढ़ा तो यही पढ़ा कि जो फिलोसफिकल, मतलब कि फिलोसफिकल हम लोग फैक्ट पढ़े थे कि ये फिलोसफिकल फैक्ट बार बार हमें देखने को मिल रहा था। तो यही कहने का मतलब है कि इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी आर रिलेटेड बट फोकस डिफरेंट थिंग। जो पॉलिटिकल थ्योरी है और ये पॉलिटिकल फिलोसफी है, राजनीति, तो जो पॉलिटिकल थ्योरी में देखने को मिल रही है फिलॉसफी, तो वो जो है तो डिफरेंस बताया गया कि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, मतलब इंटर रिलेटेड है। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी रिलेटेड, मतलब कि ये दोनों संबंधित हैं, लेकिन ये अलग अलग फोकस पे काम करते हैं, इनके अलग अलग केंद्रित हैं, ये अलग अलग चीज़ों पर काम करती है। तो राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन ये दोनों संबंधित हैं, लेकिन ये अलग अलग चीज़ों पर काम करती है। तो कैसी चीज़ें हो गई, तो पॉलिटिकल थ्योरी किस चीज़ों पर काम करती है, तो ये जो है तो सिद्धांत ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एक तरह से व्यवहारिक है। इट्स लुक अ रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम एंड सजेस्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो सिद्धांत क्या है, तो ये व्यवहारिक है, एक तरह से प्रैक्टिकल है, और ये दुनिया की जीवित राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करती है और समस्याओं को समाधान में इसको मतलब बताया जाता है, इसको मतलब एक तरह से सुझाव इसको दिया जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये बहुत ही जो है तो एक तरह से बोला जाता है अध्ययन करती है राजनीतिक प्रणालियों को, है ना। और पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, तो ये क्या करती है, इसका फोकस कहाँ रहता है, तो डीपर क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिक्स, लाइक व्हाट इज जस्टिस, व्हाट मेक गुड सोसाइटी डील मोर इशू एंड जस्ट गवर्नेंस। तो इसका अगर हम बात करें तो ये बहुत ही डीपेस्ट क्वेश्चन पूछती है, और ये फैक्ट है, पॉलिटिकल फैक्ट देती है फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कि कोई अगर आप ये चीज़ें बना रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं, तो इसका क्या काम है। व्हाट इज़ जस्टिस, मतलब कि न्याय क्या है, एक समाज अच्छा कैसे बनाया जाए, ये ऐसे डीपेस्ट क्वेश्चन करती है। इससे क्या होता है कि और चीज़ें मजबूत होती हैं, और एक नैतिक मुद्दे जो होती हैं वो चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, और शासन करने में भी जो है तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है पॉलिटिकल फिलॉसफी का। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है हमारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दर्शन बहुत ज़रूरी है, इसी चीज़ों पर फोकस करती है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसका क्या महत्व है, और तो और ये कैसे एक समाज को अच्छा बनाए, और ये एक आदर्शवाद समाज कैसा बनाए, है ना। इन सारी चीज़ों को एक तरह से डीपेस्ट चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, फैक्ट है, और ऐसी फैक्ट के अनुसार ही थोड़ा बहुत मतलब राजनीतिक काम भी होते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी का डिफरेंस पढ़ा, और फिर इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, तो फिर इससे पहले हमने तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल के डिफरेंसेस पढ़े, और पॉलिटिकल थ्योरी और थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल के डिफरेंस पढ़े। 3 डिफरेंसेस हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा सेशन कैसा लगा आपको। तो अगर आपको यूज़फुल लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन आप जो है तो बेल आइकन जो तो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैंने नोटिफिकेशन जब लाऊँ तो आपको वो दिख जाए। तो जब मैं न्यू वीडियोज़ लाऊँगी तो आपको सारी चीज़ें जो है तो समझ में आ जाएंगी फिर। तो आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अब जो है तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग, नेचर एंड डेफिनेशन के बारे में जो है तो पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।